नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल। इसके तीन केसेस हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। पहले ये केस डिस्कस करेंगे। इस केस को डिस्कस करने के लिए यू सी आई एम ड्राइंग हियर ए चार्ज स्फेरिकल शेल लाइक दिस। दिस इज सपोज एनी चार्ज स्फेरिकल शेल, इस तरह से। And this is its center O, and let us say that this capital R is its radius, and positive charge Q is distributed uniformly over its surface like this. And here you see this is, let us say, any point P that is lying outside this shell, and we have to find the electric field intensity at this point P। अब O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, तो ये स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन द कैपिटल R इन दिस केस। तो हमें P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं कि जिसका सेंटर O ही रहे, पर पॉइंट पी जो है इसके स्फीयर के सरफेस पे आ जाए। ये हमने वैक्यूम में ही एक स्फीयर इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, ऐसे। अब देखो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ये पी के सराउंडिंग्स में मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ड्रॉ कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसके सरफेस पे ही, स्फीयर के सरफेस पे ही, जिसका हाफ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी वो ऐसे रहेगी। ई की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि ये चार्ज क्यू जो है इसका सेंटर यहाँ पे बन रहा है ओ पे, तो इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी। और ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन डी एस ऐसे बना देते हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ही रहेगी। तो अब आपको पता है कि ये टोटल, ये जो पूरे का पूरा स्फीयर है, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास करेगा। सो आई एम राइटिंग हियर दैट total electric flux linked with the Gaussian surface in the form of a sphere with radius r greater than capital R, as shown. Now you understand that the total electric flux phi, जो कि इस पूरे के पूरे स्फीयर में से पास करेगा, दैट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखो ई डॉट डी एस। तो ये सर्कल यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए आ गया। इसको हमने इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 4 पाई r² तक। अब देखो आपको पता है, यहाँ से डायग्राम से क्लियर दिखता है कि ये जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम ही रहेगा ड्यू टू द सिमेट्री। यू सी दिस इज द पॉजिटिव चार्ज और इसका सेंटर यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज का। तो इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं। तो ई विल बी द कांस्टेंट। सो दिस कैन बी रिटन इक्वल टू, और ई और डीएस के बीच का एंगल भी आपको पता है कि ये हर एक एलिमेंट के लिए 0 डिग्री रहेगा। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ डायरेक्टली, दिस कैन बी रिटन इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r² व्हेन यू इंटीग्रेट दिस। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, लेट अस से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड according to the Gauss's law, के अकॉर्डिंगली दिस फाई इज इक्वल टू, कि ये जो आप देख रहे हो स्फीयर है, इसके इनसाइड कितना चार्ज है। ये जो शेल है ये तो इसके इनसाइड आ गया पूरे का पूरा।
तो phi will become equal to Q divided by epsilon naught. This is the equation number 2 here. तो यहां से आप देखो दोनों इक्वेशंस से you see from equations 1 and 2, this should be clear to you that E4 pi r square, this will be equal to Q by epsilon naught, इसके इक्वल। और यहां से हमें पता चलता है, it indicates that finally E becomes equal to Q divided by 4 pi epsilon naught r square, which is the final result when the point is lying outside the shell. So E will be equal to this much. It is like this. You see, try to understand this. And the second case is when point is lying on the charged spherical shell, और जब point charged spherical shell पे होगा तब small r becomes equal to capital R. See the diagram again. You see now, you know, second case में this is, let us say, point P1. ये point P1 है. Now it is on the charged spherical shell. अब ये charged spherical shell पे आ गया. तो इस केस में अब आप देख सकते हो कि ये जो R है that becomes equal to capital R in this case, and obviously ये रिजल्ट से ही हमने स्मॉल r की जगह के ऊपर इसमें स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर देनी है, and then it will become in this case E becomes equal to Q divided by 4 pi epsilon naught R square. So this is the value of electric field on the surface of the charged spherical shell. So this is the case. Now the last case, that is the third case. Third case is when point is lying inside the charged spherical shell. तो obviously इस केस में R becomes, you see, के less than the capital R ऐसे, and you see that अब हम डायग्राम से पहले अंडरस्टैंड करें तो हमें इस केस में दिखेगा कि you see कि now point is lying here somewhere. यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ इसको. Point is lying here somewhere inside it. Let us say this point is point P2. अब हमने यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ करना है कि सेंटर O ही रहे और पॉइंट P2 इसके सरफेस पे आ जाए. तो अब इस केस में यू सी दैट ये जो R बनेगा यहाँ पे ये दिस मच, तो मैं इसको ऐसे इंडिकेट करके लिख रहा हूँ इधर. तो इस केस में ये R जो है दिस विल बी लेस देन द कैपिटल R ऑब्वियसली. और इस ड्यू टू सिमेट्री ये जो स्फीयर हमने इसके इनसाइड ड्रॉ किया है, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम ही होगा, क्योंकि इस स्फीयर की पोजीशन जो है उसको ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन अगर आप यूसी के एनालाइज करो तो इसके पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए. तो यू सी इन दिस केस इलेक्ट्रिक flux linked with the Gaussian surface in the form of a sphere, with radius r less than r, as shown you see के इस केस में then electric flux phi, this can be written equal to, you know, this is you see E dot ds, it is from 0 to 4 pi r square.
So it can be written here, this is E 4 pi r square like this. This is, let us say, equation 1 for this case. ये इक्वेशन 1 यहाँ पे इस केस का. एंड अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, you know that phi this will be equal to. अब हमें पहले डायग्राम से हम देख लें, एनालाइज कर लें कि इसमें ये वाला जो स्फीयर है, इसके इनसाइड देखो कोई चार्ज प्रेजेंट है? नहीं, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है. चार्ज तो बाहर ही रह गया. शेल जो है, शेल एक यूसी के हॉलो स्फीयर होता है, तो इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है. तो इस केस में फाई विल बिकम इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन 2. नाउ यहां से आप देखो दोनों इक्वेशंस से, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 you can easily analyze that E is equal to 0. इस केस में E की वैल्यू 0. तो यहां से हमें पता चलता है कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, वो 0 होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. ये तीनों के तीनों केसेस अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने हैं. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल. अभी हमने जो आर्टिकल चार्ज स्फेरिकल शेल का किया, उसमें देखो अगर उसके ड्यू टू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है, तो दिस इज द चार्ज स्फेरिकल शेल हियर. ये चार्ज स्फेरिकल शेल है. अब इसके इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, तो इसके इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके सरफेस से स्टार्ट होती हैं, और ये इसके सरफेस से ये बाहर की ओर ऐसे निकलती हैं. इसके सरफेस से ये नॉर्मली ऐसे बाहर की ओर निकलती हैं. स्फेरिकली सिमेट्रिकल वे में ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बाहर निकलती हैं, और ये इन्फिनिटी तक स्प्रेड होती हैं. इस तरह से ये यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है. और इसके सरफेस पे कुछ चार्ज है, लेट अस से हम इसको क्यू कह देते हैं. इसके सरफेस पे क्यू चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नाउ द नेक्स्ट इज सी, दिस इज द graphical representation of electric field versus distance of a point from the center of a charged spherical shell. Now you see कि ये जो charged spherical shell है, इसके सेंटर से लेके अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करते चले जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करता है, उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. समझो कि ये यहाँ से, दिस इज द सेंटर, तो यहाँ से जैसे जैसे आर की वैल्यू, ये आर जो है, this horizontal axis is representing the distance r, and this vertical axis represents the electric field E here. तो जैसे हम r की वैल्यू इंक्रीज करते हैं इसके सेंटर से, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 ही रहता है जब तक के डिस्टेंस r जो है ये कैपिटल R के इक्वल नहीं हो जाता. कैपिटल R इज इट्स रेडियस, यू नो. तो जब तक ये स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जाता, ई विल रिमेन इक्वल टू 0. तो जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, मतलब के पॉइंट इसके सरफेस पे पहुंच जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो मैक्सिमम होगा, तो ई विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन और कैपिटल आर स्क्वायर इन दिस केस. तो अगर इससे भी डिस्टेंस और बढ़ता चला जाएगा आउटसाइड दिस शेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, एंड इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी. दिस इज अबाउट इट, अंडरस्टैंड इट वेल. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज वायर. अब देखो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी फर्स्ट ड्रॉ द थिन चार्ज वायर हियर. लेट अस से दिस इज द थिन चार्ज वायर like this, इस तरह से. और ये इनफाइनेटली लॉन्ग थिन चार्ज वायर है, और इसका इतना जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, इस इतने पोर्शन की लेंथ सपोज कर लो कि L के इक्वल है. और इतने पोर्शन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. लेट अस से दैट Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इतने पोर्शन में,
और यहाँ से लेट अस से दैट कुछ डिस्टेंस यहाँ पे P डिस्टेंस है। तो इस P पॉइंट पे हमने सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कितना होगा, ये फाइंड करने के लिए यू सी, पहले तो मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई जो थिन चार्ज वायर होती है उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलती हैं, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल वे में सभी डायरेक्शंस में बाहर की ओर निकलेंगी। उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से ऐसे सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल वे में बाहर की ओर ऐसे निकलेंगी। अब हमने ये जो पॉइंट बी है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे, इसके सराउंडिंग्स में वैक्यूम में ही इमेजिन करेंगे। तो उसके लिए हमने सिलेंडर इस तरह से इमेजिन करना है कि ये पॉइंट पी जो है ये उस सिलेंडर के सरफेस पे आ जाए। तो मैं एक लाइन ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस लाइन से ये जो वायर है इससे उतना ही डिस्टेंस नीचे यहाँ पे भी मैं इस तरह से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर सा ऐसे बना रहा हूँ, यू कैन सी दिस। ये मैंने यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो ऊपर हमने पी पॉइंट बनाया था ये इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे आ गया है। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सारे के सारा सरफेस जो है वो क्लोज्ड सरफेस होता है जो कि तीन सरफेसेस से मिलके बना है। इसमें एक कर्व्ड सरफेस है और इसमें दो फ्लैट सरफेसेस हैं। ये जो फ्लैट सरफेसेस हैं, यहाँ से इस फ्लैट सरफेस को मैं लेट अस से कि S1 वेक्टर का नाम दे देता हूँ। इसका जो यूसी एरिया वेक्टर है इस सरफेस का, ये फ्लैट सरफेस दैट इज S1। और इसका जो एरिया है दैट इज यहाँ पे इसका एरिया एलिमेंट, इसको हम लेट अस से दैट S2 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब आप इस बात को थोड़ा सा समझना कि इसमें जो तीन सरफेसेस हैं, पहले मैं इसमें S1 और S2 जो एरिया एलिमेंट्स हैं इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना लिंक्ड होगा ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में हम फाइंड करेंगे कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसके साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। अगर आप इसके ऊपर ये जो पहले हम चलो S1 से देखते हैं। S1 ये जो फ्लैट सरफेस है इसके ऊपर कहीं पे भी एक छोटा सा एलिमेंट ड्रॉ कर दोगे, एनीवेयर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं छोटा सा एलिमेंट, अब इसमें यू सी के ये इसका जो ds है इसकी डायरेक्शन इधर बनेगी और ये यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन जो है इधर से इधर की ओर बनेगी। मतलब कहीं पे भी आप इसके ऊपर एलिमेंट ड्रॉ करोगे तो ये बात पक्की है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एरिया एलिमेंट होगा उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ds की वैल्यू अगर आप छोटे छोटे से ds इक्वल साइज के एलिमेंट्स लेते हो, ds e की वैल्यू वेरी भी अगर करे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि e और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर एक सरफेस में से जीरो ही पास करेगा, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह से सेम इज विद द S2। S2 अगर आप कोई भी इस तरह से अगर आप बनाओगे तो यहां से आप देखो कि ds इसका जो ds है इसकी डायरेक्शन इधर लोगे तो इसमें भी e की डायरेक्शन जो है ये ऐसे e की डायरेक्शन इधर से इधर की ओर बनेगी। तो कहीं पे भी अगर आप इसके फ्लैट सरफेस के ऊपर, कहने का मतलब है कहीं पे भी स्मॉल एरिया एलिमेंट बनाओगे तो उसके लिए ds और e का जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहां से इस बात को आपने समझना है कि अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the linked with the flat surfaces S1 एंड S2। यहां से आप देखना कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं फाई जो S1 प्लस S2 लिख देते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको हम इस तरह से लिखें
तो दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस जो है, दिस इज लेट अस से सरफेस S1 के लिए। यहाँ पे ये सपोज कर लो कि ये S1 के लिए है, ये S1 के लिए, एंड प्लस यहाँ से ये ई डॉट डी एस ये है S2 के लिए, ये सरफेस जो S2 है ये उसके लिए। तो दोनों के लिए यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू, इसका भी जीरो इसका भी जीरो, ये पूरे का पूरा जो यूसी S2 है इसमें से भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, इसमें से भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। तो समझना बात को कि दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो के इक्वल आ गया भाई, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो कर्व्ड सरफेस है अभी, इसमें से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी, समझना बात को। एक बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इसका जो कर्व सरफेस है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ड्यू टू सिमेट्री, सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसके सराउंडिंग्स में अगर मैं ये छोटा सा एलिमेंट ड्रॉ कर लूं सर्कल की फॉर्म में जिसका हाफ पोर्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूं इस तरह से, इस तरह से, तो दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग लेट अस से इस पॉइंट पे ई, और लेट अस से कि इस पॉइंट का यहाँ से ये साइड पे मैंने बना दिया ये डीएस, डीएस, ठीक है, इस एलिमेंट के लिए, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो अब देखना कि ये जो टोटल कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसमें से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, समझना बात को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with curved surface, कर्व्ड सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है, इसको मैं लेटर से फाई, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं कर्व सरफेस के लिए S3 का। ये जो कर्व सरफेस है ये सपोज टोटल S3 है, तो दिस फाई S3 दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा साथ में, तो इसमें दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस, ऐसे लिख दिया। इस बात का ख्याल रखना यहाँ पे कहीं सर्कल नहीं लगाया मैंने, ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है, अभी ये ओपन सरफेसेस हैं, समझना बात को। क्लोज सरफेस ये तीनों मिलके बनाते हैं, अकेला अकेला जो है ये ओपन सरफेस ही है भाई। तो ई डॉट डी एस इस तरह से, तो यहाँ पे कोई भी अगर आप कर्व सरफेस के ऊपर स्मॉल एलिमेंट बनाओगे तो सबके लिए ई और डी एस के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री रहेगा। तो इट विल बिकम इक्वल टू, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ई से लेके ये डी एस, अब आपको अंडरस्टैंडिंग है ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से लिमिट भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 से लेके इट विल बी इक्वल टू 2 पाई RL, 0 से लेके 2 पाई RL, 2 पाई RL कर्व सरफेस एरिया इसके इक्वल होगा। तो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप देखो इट विल बिकम इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL इसके इक्वल। एंड लेट अस से दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 हियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ से अब समझने की कोशिश करो कि इसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है तीनों सरफेसेस में से वो कितना आ रहा है। यहाँ से देखो φS1 प्लस S2 ये तो 0 है, और φS3 जो है ये इसके इक्वल आ गया। तो अब हमें समझ में आता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the Gaussian surface, Gaussian surface, Gaussian surface, आगे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, in the form, in the form of cylinder, in the form of a cylinder with length L and radius R. So total phi this will be equal to, you know, this will be equal to, यहाँ से ये आ जाएगा phi S1 plus S2 plus this is phi
S3 इसके इक्वल, सो ये तो है 0, ये भी हमने फाइंड किया, इट वाज इक्वल टू E इंटू 2 π r l, ये इसके इक्वल आया था. Let us say that this is the equation number 1, and we know that according to Gauss's law, के accordingly this phi is equal to, अब देखो कि ये जो हमने ये जो सिलेंडर बनाया है इसके सराउंडिंग्स में, ये एक पूरे का पूरा सिलेंडर मिलके क्लोज्ड सरफेस बनाता है, तो इसके इनसाइड चार्ज कितना है, इतना पोर्शन इसके इनसाइड आ रहा है, तो उसमें हमने चार्ज कितना इमेजिन किया था, दैट इज इक्वल टू क्यू, ये स्मॉल क्यू है, तो phi will become equal to q by epsilon naught in this case. This is the equation number 2, and from equations 1 and 2 it is clear that, यहाँ से आप देखो तो this is E into 2 π r l, this will become equal to q divided by epsilon naught इसके इक्वल, and यहाँ से then you see E becomes equal to q divided by, this is 4 π epsilon naught r l, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है q divided by l, this is equal to, यहाँ से this is 2 not 4, this is 2 π epsilon naught rl, and this can be written equal to 2 π epsilon naught r ऐसे, and E can be written equal to q by, यहाँ से देखो q by l किसके इक्वल है, ये this is nothing but surface charge density, इसमें linear charge density, not surface charge density, this is a line, this q by l is the linear charge density here, so q by l I am writing here lambda, that is linear charge density, so lambda divided by 2 π epsilon naught r, so E will be equal to this much in this case. So E की वैल्यू जो है ये इसके इक्वल आ गई. Now try to understand this first. Next is graphical representation of electric field versus perpendicular distance from infinitely long thin charged straight wire. अभी जो हमने आर्टिकल डिराइव किया है वो स्ट्रेट वायर के लिए है एक्चुअल में, तो वो इनफाइनेटली लॉन्ग थिन चार्ज स्ट्रेट वायर के ड्यू टू, यू सी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, दिस इज द इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, यू नो स्ट्रेट वायर, और इसके ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे किसी भी पॉइंट पे ये दिस इज आर, तो ई की वैल्यू जो है ई इज प्रोपोर्शनल टू दिस इज 1/r, नॉट स्क्वायर हियर, you see यहाँ पे लिटिल फ्रैक्शन, दिस इज, यहाँ पे ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, तो यू कैन कंफर्म इट, यहाँ से ये आर्टिकल आप जो हमने ड्राइव किया है E इज इक्वल टू दिस मच, तो बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r है इस केस में. तो अगर आप इसमें ग्राफ बनाओ, दैट इज के R और E के बीच में, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से, एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्राफ E प्रोपोर्शनल टू 1/r के अकॉर्डिंगली ऐसा बनेगा, और ये ग्राफ वैलिड है फॉर द, कि अगर ये पॉइंट जो है ये थिन वायर के आउटसाइड है, तो ये उसके लिए ये वैलिड ग्राफ है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r विल बी इन दिस केस. अंडरस्टैंड दिस वेल.